हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली ही बार में हम सीटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। तो सीटेट की किस तरह से तैयारी करनी है वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो पैटर्न, जो तरीका आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप 100% पहली बार में ही सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप सीटेट को पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें हम जो बार बार तुक्के देते रहें। तुक्का नहीं, स्ट्रेटजी को अपनाना है, तरीके को अपनाना है, पैटर्न को अपनाना है और समझदारी के साथ में पहली बार में सीटेट को क्रैक कर जाना है, ठीक है। मैंने सीटेट जो है 4 बार दिया है सीटेट और चारों बार मेरा क्रैक हुआ है। मतलब ये कि मैंने पहली बार में ही सीटेट को क्रैक कर लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सीटेट को क्रैक किया था। तो जो स्ट्रेटजी मैंने खुद के अपने लिए अपनाई थी और जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, तो वही स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें एड ऑन हुआ है, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने सालों में जो है, मैं आपको सीटेट की तैयारी इतने सालों से करा रहा हूं, तो सब चीजों को मिला के जो भी नई चीज, नया पैटर्न सीटेट में आया है और नई चीजें जो भी आई है, वो सारी चीजें और जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो 100% गारंटी है कि आपका सीटेट जो है वो पहली ही बार में बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल से आपका सीटेट जो है क्रैक होने वाला है, ये आप लिख के ले लो। 100% आपको जो है 100% तैयारी मिलेगी। इसी चैनल पे आपका 100% सीटेट क्रैक हो जाएगा। तो आप साथ में जुड़े रहें और सारी क्लासेस और वीडियोस देखते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले तो बेसिक बात करते हैं सीटेट की, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि सीटेट जो है वो आपका 150 नंबर का होता है। फुल जो है, अगर मैं कहूं तो फुल आपका जो है 150 नंबर का सीटेट का एग्जाम होता है, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स की बात करें अगर, तो पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सामान्य कैटेगरी में आते हैं, उनको 90 नंबर चाहिए 150 में से, ठीक है। और जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको चाहिए 82 मार्क्स पास होने के लिए, ठीक है। इतना समझ गए आप। 150 नंबर का पूरा पेपर है। उसके अलावा जो है आपका जनरल कैटेगरी वाले को 90 नंबर चाहिए। 90 से एक नंबर भी कम नहीं, 89 पे भी फेल है, ठीक है। तो 90 नंबर जो है आपका चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी वाले को 82 नंबर चाहिए। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो उनको जो है सीटेट के बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूं। तो निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होती। मतलब अगर आप कोई भी गलत प्रश्न भी करते हैं तो आपको जो है उसका कोई नंबर नहीं कटता। जैसे डीएसएसबी में आप अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर जो है कट लिया जाता है। लेकिन अगर जैसे कि अगर मान लो 4 प्रश्न आप जो है गलत कर देते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं कटता, सीटेट में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। गलत करोगे तो 0 मिलेगा, उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कटेगा भी कोई नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा बात करें एज लिमिट की बात करें, क्योंकि ये भी एक प्रश्न था कि इसमें एज लिमिट कितनी होनी होगी। तो इसमें नॉन एप्लीकेबल, मतलब आपका जो है इसमें एज लिमिट का कोई पंगा नहीं है। आप जो है कितने भी साल के हो सीटेट दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है 30 साल या 20 साल या 40 साल, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप सीटेट जो है फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं। दूसरी चीज एक और इसमें मैं क्लियर कर देता हूं आगे, वो ये है कि अगर आपने सीटेट का जो है एग्जाम देना है और आपने अभी बीएड या डीएड या कोई भी जो टीचिंग डिग्री है आपकी वो आपने कंप्लीट नहीं की है, तो क्या आप सीटेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उसमें यह है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, जैसे कि डीएलएड में लिया हो या डीएड में लिया हो आपने, या आपने जो है बीएड में एडमिशन लिया हो, ठीक है। 1 सेकेंड। तो अगर आपने किसी भी चीज में एडमिशन ले लिया है तो आप जो है अपियरिंग में सीटेट भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपका पास हो जाता है तो आपका वो वैलिड होगा, मान्य होगा, ठीक है। पहले नहीं होता था, मतलब 2 साल से 1 साल पहले वाला जो था वो तब से नहीं होता था, लेकिन अब अगर आप जो है अपियरिंग में भरते हैं तो आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो आप भर सकते हैं अगर आप बीएड डीएड कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी स्ट्रेटजी की तरफ कि आपको सीटेट की पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन से पैटर्न बनाने हैं ताकि आप अच्छे नंबरों से क्रैक कर पाए। तो मैंने यहाँ पे आपको चरण लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप करके, ठीक है। सबसे पहला चरण जो होता है एग्जाम का, वो है एग्जाम पैटर्न को समझना, ठीक है। कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है उसको आप समझना पड़ेगा कि उसका एग्जाम जो है उसमें कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं,
कितने प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न सॉल्व करने का कितना नंबर मिलता है, वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से वापस करेंगे हम बैक, ठीक है। देखो, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो इसमें आपके जो है 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका सीडीपी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बाल विकास, और इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। ये आपका 30 नंबर का होता है और 30 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर। दूसरा होता है आपका लैंग्वेज, भाषा। इसमें आपका भाषा जो है वो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। कुल मिलाकर मैं आपकी बात करूं तो सीटेट में 22 भाषाएं हैं, जिनमें से आप कोई भी 2 चुन सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी होती है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आप पहली लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं, दूसरी आप इंग्लिश ले सकते हैं, या दूसरी आप संस्कृत ले सकते हैं, या आप उर्दू ले सकते हैं, या पंजाबी, जो आपको आती हो, जो आप एग्जाम देना चाहें जिसका, वो दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्जाम, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हिंदी जो है वो पहली लैंग्वेज में ही लेनी है। पहली लैंग्वेज आप पंजाबी ले सकते हैं, दूसरी हिंदी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस एक बात यह है कि दोनों सेम नहीं ले सकते। कई बार ये पूछते हैं आप लोग कि क्या हम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों ही हिंदी ले सकते हैं या दोनों ही इंग्लिश ले सकते हैं, तो वो नहीं ले सकते, ठीक है। आपको अलग अलग ये लेनी पड़ेंगी दोनों भाषाएं। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपका 30 नंबर का होता है, लैंग्वेज 2 भी आपका 30 नंबर का होता है। उसके बाद आपका आता है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ये आपका 30 नंबर का होता है। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स, तो ये भी आपका 30 नंबर का होता है, और टोटल मिला के आप देखोगे तो 150 नंबर का पेपर आपका हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सेकंड पेपर की बात करें हम जूनियर की, ये आपका प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है अगर आपको, तो फर्स्ट पेपर देना होता है। अगर आपको जूनियर लेवल का टीचर बनना है तो आपको सेकंड पेपर देना होता है, और दोनों ही आप दे सकते हैं, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर एक साथ दिए जा सकते हैं। इसमें क्या है आपका, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं सेकंड पेपर में। पहला आपका सीडीपी है 30 नंबर का, दूसरा आपका लैंग्वेज है वो भी 30 नंबर का, सेकेंड लैंग्वेज है वो भी 30 नंबर का, और इसमें फोर्थ सब्जेक्ट जो होता है उसमें अब साइड, जैसे कि आप आर्ट साइड से हैं या साइंस साइड से हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आपकी ग्रेजुएशन जो है आपने साइंस साइड से की है, उसके बाद आपने बीएड में भी कोई साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है या डीएड में आपने, तो आप साइंस और मैथ्स लेंगे, ठीक है। और अगर आपने जो है मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन नहीं किया है, साइंस से ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपने आर्ट सब्जेक्ट से किया है, जैसे कि सोशल साइंस से, जैसे कि हिस्ट्री से आपने किया हो, या आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, या आपने हिंदी से किया हो, या इंग्लिश से किया हो, या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से जो साइंस स्ट्रीम से अलग होता है। उसके अलावा अगर आपने कॉमर्स से भी किया है, यानी कि आपने बीकॉम किया है, या बीकॉम से रिलेटेड कोई दूसरी डिग्री की है जो साइंस स्ट्रीम से अलग होगी, तो उसको, उसमें आपको एसएसटी ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सीटेट में। आप ये भी नहीं है कि हमने जो है कॉमर्स पढ़ी है तो कॉमर्स का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है ग्रेजुएशन में तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसटी ही सीटेट में देना पड़ेगा। एसएसटी मतलब है आपका सोशल स्टडीज, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन, ठीक है। साइंस का तो आपको पता ही है। तो इन दोनों में से कोई एक, और ये आपके होते हैं 60 नंबर के, ठीक। अब आप जोड़ोगे इनको तो ये भी आपका जो है टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। इतना पैटर्न है ये, इस तरह से पैटर्न इसका होता है। अब इसमें जो है थोड़े से जो है आपके बटे होते हैं पोर्शन, वो इस तरह से होते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है तो ये तो 30 नंबर का आपका टोटल होता ही है, इसमें कोई अलग नहीं होता कुछ भी। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि 30 नंबर का है, तो इसमें जो है आपका 2 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका पेडागोजी, जो होता है आपका शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र का मतलब आपको पता ही है, जिसमें आपको जो है टीचिंग मेथड्स पूछे जाएंगे, बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कक्षा मैनेजमेंट कैसे करते हैं उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो सब मैं आपको जब क्लासेस लेंगे तो बीच बीच में आपको सब पढ़ाऊंगा, मैं पूरे टॉपिक्स आपको A to Z सारा सिलेबस। तो पेडागोजी का मतलब समझा रहा हूं सिर्फ, पेडागोजी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि शिक्षा शास्त्र, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने का जो तरीका है, जो पूरी आपका माहौल है क्लास का, उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, आपका टीएलएम भी उसमें आएगा, आपका टीचिंग मेथड्स भी उसी में आएंगे, आप जो है बच्चों के साथ में किस तरह से चर्चा करते हैं, बच्चों को किस तरह से बिठाते हैं, वो सारी चीजें पेडागोजी के अंदर ही पूछी जाती हैं। सिद्धांत होते हैं आपके अध्ययन के, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। बाल विकास जो है, कितनी एज का बच्चा किस तरह का विकास होता है बच्चे का, वो सब चीजें पेडागोजी में आती हैं। तो इसमें क्या है, 15 नंबर की पेडागोजी पूछता है वो आपकी, और उसके अलावा जो है पैराग्राफ पूछता है 15 नंबर के, ठीक है। अब ये जो है चारों मतलब दोनों लैंग्वेज में सेम है। आप सेकंड की बात कर लो, पेपर फर्स्ट की बात कर लो, कोई सा भी हो, लैंग्वेज फर्स्ट आएगा तो 2 पोर्शन में बटा होगा आपका। 15 नंबर की पेडागोजी पूछेगा और 15 नंबर का आपका पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ आपके 2 आते हैं,
एक आता है आपका गद्यांश और एक होता है आपका पद्यांश। 2 पैराग्राफ होते हैं, एक 7 नंबर का होता है, एक 9 नंबर का होता है, नहीं 9 नंबर का और 6 नंबर का, 9 और 6 15, हाँ एक 9 नंबर का होता है, एक 6 नंबर का होता है। तो इस तरह से जो है आपके 30 नंबर पूरे हो जाते हैं। सेम आपका लैंग्वेज 2 में है, ठीक है। ईवीएस की बात करें, इसमें भी 2 पोर्शन होता है, एक होता है आपका पेडागोजी और एक होता है आपका एनसीईआरटी कंटेंट पूछता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपका सेम ऐसा ही है, 2 पोर्शन में बटा होता है, एक आपका पेडागोजी यानी जिसको हम मैथ पेडागोजी या गणित शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, और दूसरा आपका न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, जो डिजिट में होते हैं आपके, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड सेम है, जैसे इधर बताया वैसे इधर रहेगा। अब आते हैं एसएसटी पे। तो एसएसटी में अगर बात करें तो एसएसटी में जो है आपका, जैसे ये 60 नंबर है तो इसमें 40 नंबर का तो एनसीईआरटी होता है और आपका 20 नंबर का होता है पेडागोजी, ठीक है। इसी तरह से अगर साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में 20 नंबर का पेडागोजी होता है, 20 नंबर का साइंस होता है और 20 ही नंबर का मैथ होता है। साइंस में आपके तीनों आते हैं, बायोलॉजी भी आती है आपकी, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, बेसिक लेवल की आती है 8th क्लास तक की। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े फॉर्मूले पूछेगा, हाई लेवल की नहीं आती, 8th 9th क्लास तक की आती है स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम पैटर्न। अब आते हैं वापस से हम अपने स्टेप्स पे। तो यहां बात कर रहे थे हम, अभी हमने समझा है सिर्फ एग्जाम पैटर्न को और हमने एग्जाम के बारे में बेसिक चीजें पढ़ ली हैं। दूसरी चीज होती है अब आपको सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर पहली चीज तो आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस में ही इंक्लूड होता है। जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कितने कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर पूछेगा। लेकिन सिलेबस में क्या है, टॉपिक्स दिए होंगे तो अब आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछ रहा है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं मैथमेटिक्स की, तो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें संख्या पद्धति पूछ रहा है आपसे कोई स्थानीय मान पूछ रहा है आपसे, या फिर उसके बाद में आते हैं तो आपसे जो है त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है आपसे। और इसके अलावा जो है परिमाप आपसे पूछेगा। उसके अलावा जो है आपसे बोर्ड मास के नियम से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये पूछेगा। तो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको ये टॉपिक्स। उसी प्रकार से अगर आप बाकी की बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, बाल विकास की अवस्थाएं होंगी, आपका कॉलबर का सिद्धांत हो गया। तो ये आपको पता चलेंगे जब आप सिलेबस पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो सब आपको पता चल, ये पहले ही करने हैं। मतलब जैसे अभी पढ़ाई शुरू करनी है उससे पहले का काम है ये बात का नहीं है कि हमने जो है आज पढ़ाई शुरू कर दी और सिलेबस हम बाद में देखेंगे अगले हफ्ते। वो ये पहला काम है। अपना जो है एक रजिस्टर लो और उस पर जो है आपको सारे टॉपिक लिखे हुए होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है मुझसे पूछे जाएंगे। और अब जो है जब आपने सारा सिलेबस के बाद भी डिवाइड करना पड़ता है आपको। कई बार इस जो है सिलेबस में ऐसे लिखा होता है कि आपकी शिक्षण की विधियां, अब शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं ये वो सिलेबस में नहीं लिख के देगा, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। चाहे आप इंटरनेट से करो, चाहे आप बुक से करो, बीएड की डीएड की बुक होती है। तो शिक्षण की विधियों में कितनी विधियां होती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड होता है आपका, व्याख्यात्मक मेथड होता है आपका जो है प्रयोगशाला विधि होती है, वो सारे विधि आपको पता होनी चाहिए। वो आप जो है एक एक करके टॉपिक्स अपने रजिस्टर पे लिखोगे। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जो सिलेबस पे होगी, तो वो आपको वीडियो में भी बताया जाएगा। तो जब आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाए और आपने रजिस्टर पे भी लिख लिए कि ये टॉपिक्स जो हैं हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, अब उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थर्ड आपका तीसरा स्टेप होगा, तीसरा चरण होगा कि हम उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझने की बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्या है, अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर नहीं आए हैं, चरण बाय चरण चलना है हमें। जो चरण मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न को समझा, फिर टॉपिक्स को पता करा हमने कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बाद में उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपसे अगर मैं बात करूं, एक कक्षा में जो है एक टीचर अपने बच्चों को पहले कुछ फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल्स जो है बोर्ड पर लिख के बताती है, फिर उसके बाद में जो है बच्चों से कहती है कि अब इस उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसमें उसने कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया है, अब आप बताइए।
अगर आपने शिक्षण विधियां पढ़ी ही नहीं है तो आप कभी भी इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो तुक्का मारेंगे, गलत करेंगे। निगमन विधि है, आगमन विधि है या प्रयोगशाला विधि है, कौन सी है? आगमन विधि होगी। उदाहरण पहले दिया है, नियम बाद में आ रहा है, आगमन विधि होगी। लेकिन पहले उसको पढ़ना तो पड़ेगा, पहले उसको समझना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो होता है आपका बुक किताबें पढ़ के आप समझ सकते हैं, दूसरा तरीका है आप वीडियो लेक्चर देख के हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, पहले भी पढ़ा रखे हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपको ने, जैसे कि आपने लिख लिया जीन प्याजे का सिद्धांत, आपने लिख लिया जो है अधिगम के नियम कौन कौन से होते हैं, उसको यूट्यूब पे सर्च मारो, आगे ऐसे टीचर अकेडमी लिखो, चैनल का नाम आपको पता है, जीन प्याजे का सिद्धांत बाय ऐसे टीचर अकेडमी, कॉलबर्ग का सिद्धांत बाय ऐसे टीचर अकेडमी, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, लेक्चर वीडियो, वहां से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट को इसी तरह से समझना है, नई वीडियोस भी आपके आती रहेंगी, लेक्चर वीडियोस। ठीक है, तो उसके अलावा किताबें मैं आपको बता देता हूं, किताबें कौन कौन सी आप पढ़ सकते हैं। देखो, सीडीपी के लिए जो है आप सबसे बेस्ट बुक है अभी तक की जो मैंने पढ़ी है, अरुण कुमार की शिक्षा मनोविज्ञान होती है, वो सीटेट के लिए नंबर 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। ये बुक है, मैंने खुद पढ़ी है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान लिखा हुआ होगा, और अरुण कुमार सिंह की ये बुक है, राइटर का नाम है अरुण कुमार सिंह, देख लो, पहचान के लिए बता रहा हूँ। ये पढ़ लेना। हिंदी शिक्षण शास्त्र की ये बुक है मेरे पास, तो इसको आप खरीद सकते हो मार्केट से, पता नहीं मिलेगी कहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे मिल गई, देहरादून में मिली थी, तो मैं इसको बुक सेंटर से ही लेके आया था। रमन बिहारी लाल इसके राइटर हैं। तो इसमें मतलब ये है कि पूरी बुक तो काम की नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आप A to Z जो है पूरी की पूरी किताब जो है, इसमें 400 पेज होंगे, 400 पढ़ेंगे, आपको अपने टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अंदर मुझे लगता है जैसे इन्होंने टॉपिक दिए होंगे, कम से कम इसके 70-80 टॉपिक होंगे इस किताब के अंदर। तो पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में आपको काम आएंगे मुश्किल से 15 टॉपिक, तो 70-80 की बजाय आप 15 टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसीलिए पहले आपको सिलेबस और टॉपिक पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये बुक, कोई सी भी बुक जब आप पढ़ते हैं तो पूरी नहीं पढ़ते हैं, पूरी बुक पढ़ोगे तो इस हिसाब से तो आपको कई साल लग जाएंगे सिलेबस को कवर करते करते। तो सिर्फ हमको जो है हमारे जो टॉपिक होते हैं वही हमको पढ़ने होते हैं। गणित शिक्षण शास्त्र की ये बुक है, मैथमेटिक्स, मैथ पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र, और इसके राइटर हैं उन्नति बिश्नोई। पब्लिकेशन मुझे नहीं पता कौन सा है, बट ये बुक भी मैंने यहीं से बुक सेलर से खरीदी थी, काफी मुश्किल से मिलती है गणित की बुक मोस्टली। उसके अलावा जो है पेडागोजी के लिए आप अरिहंत की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बुक बहुत बढ़िया होती है। इसके अंदर हालांकि कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है, तो क्वेश्चन मत पढ़ना इसके, उसमें इसके क्वेश्चंस में क्या है कि आंसर की मिस्टेक्स होती है, जैसे किसी का तीसरा प्रश्न सही है तो ये दूसरा बता देता है, तो इसमें ये गलतियां पाई जाती हैं। तो इस बुक को इसलिए मैं बोलता हूँ, इसमें से सिर्फ कंटेंट पढ़ना, जो थ्योरी होगी वो पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से मत पढ़ना। क्वेश्चंस हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस में आप उसमें से ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके अलावा ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस में एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, कक्षा 3, 4 और 5, 3 क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ऐप आता है, मोबाइल ऐप, वहां से आप जो है डाउनलोड करेंगे ऐप, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, वहां से आप किताबें पढ़ सकते हैं ये। ठीक है, पूरा 15 नंबर आपका एनसीईआरटी का इसमें से पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स जो नए हैं, जो आपके आते हैं एडवांस ईवीएस से, जिसमें भूगोल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ नागरिक शास्त्र से पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको अलग से कराऊंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो किताबों में मिलेंगे नहीं एक जगह। तो उसके अलावा आप जो है एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको दे ही रखे हैं मैंने, बाकी एनसीईआरटी के नोट्स की वीडियो भी चैनल पे है, तो वहां से देख सकते हैं। अब सेकंड पेपर की बात करूं, सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, तो सेम चीजें होंगी वही। उसके अलावा एसएसटी एनसीईआरटी से आता है 40 नंबर का, तो इसमें क्या करना है, एसएसटी के लिए आपको जो है 6, 7, 8 3 क्लासेस की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको, और तीनों पढ़नी है, इतिहास भी पढ़ना है आपको, और आपको नागरिक शास्त्र भी पढ़ना है, सिविक्स, और आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तीनों क्लासेस का। ठीक है, और इसको अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो इसकी नोट्स की वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स बाय ऐसे टीचर अकेडमी, तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, मैराथन क्लास, पूरे नोट्स उसके अंदर हाथ से लिखे हुए नोट्स है मेरे खुद की हैंड राइटिंग में, वो आप देख सकते हैं। और पेडागोजी मैं आपको कराऊंगा इसकी यहीं पे यूट्यूब पे ही, क्योंकि इसकी पेडागोजी आपको कहीं मिलेगी नहीं, बुक वगैरह आती नहीं है इसकी। साइंस की भी सेम चीज है, साइंस में भी एनसीईआरटी 3 क्लासेस की 6, 7, 8 की पढ़नी है। मैथमेटिक्स की भी आपको जो है सेम पढ़ना है 6, 7, 8 का, लेकिन
अब यहाँ पे मैथ एडवांस हो जाएगा, फर्स्ट पेपर की बजाय इसमें ज्यादा आता है। तो इसके मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल की एक बुक आती है, वो आप देख लेना, मेरे पास रखी है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो ऊपर ही रखी थी, जल्दी मिल गई। देखिए अंक गणित की किताब है और RS अग्रवाल इसके जो है राइटर हैं, ठीक है। तो ये वाली बुक है, इसके अंदर बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से समझाई गई है। बाकी इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा आपको, मैथमेटिक्स क्लासेस चलेंगे आपकी लेक्चर, तो उसमें आप देख लेना। चलिए तो ये पैटर्न हुआ आपका, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका नोट्स बनाना, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा किताब में, इतनी बड़ी किताब होती है, अब जब आपको उसको दोबारा देखना होगा, जब आप कोई चीज उसमें भूल रहे होंगे या जब आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप फिर से उतनी बड़ी किताब को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि फिर से उतना ही टाइम लगेगा। मान लो किसी चैप्टर को ढूंढा पढ़ा 1 घंटा लग जाएगा, बुक में अगर ढूंढोगे, पहले ढूंढोगे फिर उसको पढ़ोगे, फिर एक बार और पढ़ोगे, समझोगे उसके कॉन्सेप्ट को, सब चीजें, अब फिर से थोड़ा 1 घंटा लगाओगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, अगर कोई चीज याद नहीं आ रही है तो सिर्फ उसके नोट्स पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट हमने लिख रखे होंगे, और 5 मिनट में आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जो भी आप पढ़ेंगे उसके नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहेंगे, हर किताब से, हर वीडियो से, जो भी आप लेक्चर वीडियो यहाँ पे देखोगे उससे भी आप जो है नोट्स अपने लिखते रहेंगे। उसके अलावा नोट्स आपके पास जो है, अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप खुद से नहीं बना पाते और आपको लगता है कि नहीं बन पाएंगे, इतनी किताबें नहीं मिलती, अगर सच में मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये जो सीटेट है बहुत वाइड, बहुत बड़ा विस्तारित रूप है इसका, तो इसके कंप्लीट नोट्स आपको हम अवेलेबल कराते हैं इस नंबर पे 8532855503। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको जिस सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के नोट्स चाहिए या सेकंड पेपर के, मैसेज कर देना। इस पे आपको ये पेड मिलेंगे नोट्स, क्लासेस तो आपकी फ्री चलती हैं, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है, ज्यादा नहीं है, तो वहां पे बता देंगे आपको कितना करना है, तो वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे पूरे सिलेबस के। उसके अलावा अगर आप नोट्स ले लेते हैं, फिर आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, 100% सिलेबस आपका नोट्स के अंदर से ही कवर हो जाएगा, और मिलेगा भी आपको सटीक, क्योंकि वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो पूरा सिलेबस जो है कंप्लीटली आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, और गारंटी है कि नोट्स से आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास नोट्स आएंगे, नोट्स के बाद अब कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला आपका स्टेप इसलिए है, क्योंकि अगर आपने यहां तक की पढ़ाई कर ली और ये स्टेप छोड़ दिया, अब आप सोचिए यहां तक तो हमने कर लिया, आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके बैठे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं हो पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सब चीजें कर ली, समझ में भी आ गए टॉपिक, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रश्न बनते कैसे हैं, और आपको ये भी नहीं पता एक प्रश्न को सॉल्व करने में कितने सेकंड का या कितने मिनट का टाइम लगता है। तो वो सब आपको आएगा प्रैक्टिस करने से। जैसे 150 क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा भी हो सकता है 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 150 ही मिनट मिलते हैं, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी प्रश्नों को सॉल्व करने की, तो फिर क्या होगा, आप जो है उसमें 150 की बजाय 200 मिनट लगाओगे, यानी कि आप प्रश्न छोड़ के आओगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। फिर आपको जो है उसमें बहुत सारे शब्द नए नए आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से घुमा के पूछता है, वो सब समझने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस जो करेंगे आप, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से करेंगे। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, और आपकी बुक भी आती है, वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, आप जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो लाइव क्लासेस जो चलती हैं उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही कराए जाते हैं। तो वो प्रश्न आप सॉल्व करें, उससे आपकी सबसे बेस्ट तैयारी होगी। और उसके बीच में फायदा ये है कि जब आप खुद से किताब से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता। अगर आपको पता है उसका आंसर तो आप दे दोगे, नहीं पता तो नहीं दोगे। लेकिन क्लासेस करने का फायदा ये होता है, वहां पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये प्रश्न कहाँ से बना है, इसके अगर 4 ऑप्शन है तो इनमें से कौन सा सही है और बाकी 3 गलत है, तो क्यों गलत है, और इस पूरा कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, कैसे इसको आंसर को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक भी मैं आपको बीच में बताते रहता हूँ। तो आपको लाइव क्लासेस करने के बहुत सारे फायदे हैं, कॉन्सेप्ट आपके ऐसे क्लियर हो जाते हैं एकदम। आप जो है एक प्रश्न को सॉल्व करने में 10 सेकंड का टाइम लगाओगे प्रैक्टिस के बाद। तो ये क्लासेस जो है आप लाइव करते रहना, तो इसलिए जो है आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन जरूर दबाना।
और लाइक और शेयर जरूर होना चाहिए। आज की वीडियो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है, सारी चीजें, सारी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया परफेक्ट तरीके से सब कुछ बताया आपको। उसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो लाइक करो और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।